हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम स्पेक्ट्रम के इकाई 7 को कवर करने वाले हैं। इकाई 7 में जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ को हम देखेंगे, यानी 1919 से 1939 तक की घटनाओं को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें इस जो इकाई 7 है ये कई सारे अध्यायों में बटा हुआ है। अध्याय इससे पहले मैंने इकाई 6 को डाल रखा है, जिसपे कि राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918 तक की घटनाओं को मैंने उसमें कवर किया है स्पेक्ट्रम से। अगर आपने अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं देखा है तो आप फटाफट से जा करके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सके। तो ये इस अध्याय में, इस वीडियो में कई सारे अध्याय हैं 7 इकाई में। इस वीडियो में सिर्फ हम 2 अध्याय को कवर करेंगे, यानी गांधी का अभ्युदय और खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इतने सारे अध्यायों को इसमें कवर किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के अध्याय को हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। करंट अफेयर के लिए मैंने द प्लेटफॉर्म से रुक्मणी प्रकाशन के जून 2020 से मार्च 2021 तक के करंट अफेयर को कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 15, जिसमें कि हम गांधी का अभ्युदय को पढ़ने वाले हैं। गांधी के अभ्युदय को जानेंगे इसमें हम। तो बिल्कुल स्टोरी की तरह आप सुनिएगा। चीज़ें बहुत ही ईजी है, ईजी लैंग्वेज में स्टोरी की तरह समझाया गया है स्पेक्ट्रम में मॉडर्न हिस्ट्री को। तो इसीलिए इसको बेस्ट कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हर चीज़ को पूरी कहानी की तरह बताया गया है। तो बिल्कुल कहानी की तरह अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। फिर गांधी का अभ्युदय को जानते हैं किस प्रकार से हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। युद्ध उपरांत भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां फिर से प्रारंभ हो गई, लेकिन एशिया और अफ्रीका के अन्य उपनिवेश भी युद्ध के प्रभाव से अछूते नहीं रहे और इन उपनिवेशों में भी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियां सिर उठाने लगी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ चल रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने इस समय तक निर्णायक मोड़ लिया। इसका सबसे प्रमुख कारण था भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी का अभ्युदय। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रवेश के बाद इसके जनाधार और लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई और ये संपूर्ण भारतीय जनमानस का आंदोलन बन गया। राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने का क्या कारण था? राष्ट्रवाद के फिर से जीवंत होने का क्या कारण था? युद्ध उपरांत भारत में उत्पन्न दशाओं और विदेशी प्रभावों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिसने कि विदेशी शासन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय असंतोष को जन्म दिया। तो युद्ध उपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयां क्या क्या आई? हर क्षेत्र में कठिनाइयां आई। उद्योग के क्षेत्र में दस्तकार और शिल्पकार को, तो इन सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे, अब जानेंगे। तो भारत ने ब्रिटिश युद्ध में जान माल का योगदान किया। विभिन्न मोर्चों पर हजारों भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। भारतीयों पर कर वृद्धि करके सेना के लिए खाद्य आपूर्ति और हथियारों की व्यवस्था की गई। जब युद्ध समाप्त हुआ, भारतीय जनमानस का हर एक वर्ग विभिन्न मोर्चों पर संकटों का सामना कर रहा था। उद्योग के क्षेत्र में उद्योग वर्ग के जो लोग थे, मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसके बाद भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के कारण भारतीयों के स्वामित्व वाले उद्योगों में इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा था। इसके फलस्वरूप कई उद्योग न केवल ऋणता के शिकार हो गए बल्कि बंद भी हो गए। इसके फलस्वरूप कई उद्योग न केवल रुग्णता के शिकार हुए बल्कि बंद भी हो गए। फलतः भारतीय उद्योगपति सरकार से सहायता और उनके उत्पादों के विरुद्ध आयात को बंद किए जाने की मांग करने लगे। दस्तकार और शिल्पकार वर्ग के लोग, अंग्रेजी शासन के कारण ये वर्ग बर्बाद हो गया। दस्तकार और शिल्पकार, ये लोग जहां एक और भारी संख्या में बेरोजगार हो गए, वहीं दूसरी ओर महंगाई की इन पर दोहरी मार पड़ी। कृषक, किसान भारी करारोपण और निर्धनता से त्रस्त थे। ये किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसमें वे अपने विरोध स्वर को मुखरित कर सके। सैनिक वर्ग, विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिक युद्ध के बाद जब वापस आए तो उन्होंने अपने युद्ध के अनुभवों को भारतीय लोगों को सुनाया और उन्हें साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। सैनिक वर्ग, अपने देश वापस लौटने पर वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि वे आर्थिक रूप से पूरी तरीके से तो नष्ट हो चुके हैं और उनकी स्वतंत्रता में पहले से अधिक कमी आई है।
शिक्षित शहरी वर्ग। ये वर्ग बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरीके से पीड़ित था और साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा नस्लवाद की भावना से भी आहत था। तो इन कठिनाइयों से भारतीयों का लगभग हर वर्ग ही त्रस्त था और ब्रिटिश शासकों की अकर्मण्यता ने इसे और भी बदतर बना दिया। फलतः समाज का हर वर्ग आंदोलन में भागीदारी के लिए उद्वेलित हो उठा। युद्ध में सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ की अपेक्षा की जा रही थी। ब्रिटिश युद्ध में भारतीयों का योगदान बेहद व्यापक था, तथापि उन्हें इसके बदले किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला। गांधी जी और अधिकतर राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश युद्ध में व्यापक सहयोग किया और युद्ध मोर्चों पर बड़ी संख्या में भागीदार भारतीय जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए युद्धोपरांत भारतीयों की ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक लाभों की प्राप्ति की उच्च आकांक्षाएं थीं और इसने भी देश में पुनः राष्ट्रवाद के वातावरण का सृजन किया। विश्वव्यापी समाजवाद में राष्ट्रवादियों का मोह भंग होना। युद्ध में सम्मिलित सभी राष्ट्रवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों को विभिन्न आश्वासन दिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि युद्ध उपरांत सभी उपनिवेशों में लोकतंत्र और आत्मनिर्णय का नया युग प्रारंभ किया जाएगा। युद्ध में शामिल दोनों पक्षों ने एक दूसरे को कलंकित करने का भरपूर प्रयास किया और एक दूसरे के अत्याचारी अमानवीय कार्यों और उपनिवेशवादी और शोषणात्मक ब्यूरो को सार्वजनिक किया। लेकिन शीघ्र ही पेरिस शांति सम्मेलन का और कुछ अन्य तात्कालीन शांति सम्मेलनों से साम्राज्यवादियों की ये मंशा स्पष्ट हो गई कि वे अपने उपनिवेशों में अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते। इन सम्मेलनों में वे विजित उपनिवेशों को बांटने में जुटे गए। युद्ध में अंग्रेजों की सांस्कृतिक और सैन्य श्रेष्ठता का मिथक टूट गया। इन सभी के परिणाम स्वरूप युद्ध उपरांत एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों तुर्की, मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, हिंद, चीन और दक्षिण कोरिया में उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियां प्रारंभ हो गई। रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? 7 नवंबर 1917 को संपन्न हुई रूस की क्रांति में बोल्शेविक दल के समर्थकों ने रूस के निरंकुश स्वेच्छाचारी व अत्याचारी जारशाही का शासन समाप्त कर दिया और व्लादिमीर इलिच युलानोव या लेनिन के नेतृत्व में प्रथम समाजवादी राज्य सोवियत संघ की स्थापना की। सोवियत संघ ने शीघ्र ही चीन और एशिया के अन्य भागों से जारशाही के साम्राज्यवादी अधिकारों को समाप्त करने की घोषणा की और जारशाही के अधीन सभी एशियाई उपनिवेशों को आत्मनिर्णय के अधिकार दिए और उनकी सीमाओं के साथ उन्हें समान दर्जा प्रदान किया। इन क्रांति से ये बात सिद्ध हो गई कि जनसमूह की एकता में अपार शक्ति है और वो जार जैसे निष्ठुर महाशक्ति का समूल भी नष्ट कर सकती है। इस क्रांति से ये संदेश मिला कि संगठित, संयुक्त और दृढ़ निश्चयी जनसमूह किसी भी साम्राज्यवादी शासन को समाप्त कर सकता है। भारत में अंग्रेज किसी प्रकार से शक्ति का बंटवारा नहीं चाहते थे और वे भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी बनाए जाने के किसी भी प्रयास के विरुद्ध थे। उनकी नीति भारतीयों को लालच या भ्रम में रख करके उन पर शासन करते रहने की थी। ब्रिटेन महायुद्ध के समय की राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों से अत्यंत रुष्ट था और वो किसी भी प्रकार उन्हें भुलाने के लिए तैयार नहीं था। फलतः कांग्रेस के उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए उसने एक ओर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत किए, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट बनाया। तो आगे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगस्त घोषणा के बाद मॉन्टेग्यू के साथ एक उच्च स्तरीय दल स्थिति का अध्ययन करने भारत आया। दल के अध्ययन के आधार पर जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। दल के अध्ययन के आधार पर जुलाई 1918 में
ये रिपोर्ट 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। इसी के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया, जो कि 1921 में क्रियान्वित किया गया। 1921 में 1921 में 1990 का अधिनियम भारत के विकास में एक दौर का सूचक था, जिसकी विशेषता थी उत्तरदायी शासन की प्रगति। 1919 का अधिनियम भारत के विकास में एक दौर का सूचक था, जिसकी विशेषता थी उत्तरदायी शासन की प्रगति। भारत सरकार अधिनियम 1919 बनाने के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या थे? पहला कारक था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से कांग्रेस के नरम दल के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए थे। प्रथम महायुद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था, फलतः युद्धोपरांत उन्हें ऐसे किसी अधिनियम की आशा थी। कांग्रेस लीग समझौता भारत सरकार अधिनियम 1919 बनाने के लिए उत्तरदायी कारक था। भारतीयों द्वारा स्वशासन की तीव्र मांग, लॉर्ड मॉन्टेग्यू जैसे उदार व्यक्ति का भारत सचिव पद पर नियुक्त होना, ये सारे कारक थे। तो इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य विशेषताएं मुख्य धाराएं हैं प्रांतीय सरकार, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, प्रांतीय सरकार, द्वैध शासन की शुरुआत, कार्यपालिका। द्वैध शासन प्रणाली 1919 की अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता थी। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनिल कॉटिश थे, जिन्होंने सर भूपेंद्रनाथ बसु के लिए एक सत्र में इस व्यवस्था का स्पष्टीकरण किया था। इस व्यवस्था को लॉर्ड मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने अपना करके प्रांतीय सरकारों में पूर्ण स्थान दिया। इस प्रणाली के आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को दो भागों में बांटा गया। पहले भाग में गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य और दूसरे भाग में गवर्नर और उसके मंत्रीगण थे। दूसरा, प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में सभी महत्वपूर्ण विषय जैसे कि कानून एवं व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन, ये सारी चीजें सम्मिलित थे। और हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि तथा आबकारी इत्यादि सम्मिलित थे। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद की सलाह से और हस्तांतरित विषयों का भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद की सलाह से करता था और हस्तांतरित विषयों का भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे और यदि व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता था, जबकि गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। चौथा, भारतीयों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन और हस्तांतरित विषयों का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। भारत सचिव और गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप भी कर सकते थे, लेकिन हस्तांतरित विषयों में उन्हें हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी। तो आगे हम व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या में बहुत वृद्धि कर दी गई। इन सदस्यों में 70% सदस्य निर्वाचित होते थे। मताधिकार में वृद्धि कर दी गई और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और ज्यादा विस्तार कर दिया गया। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाएं किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी, लेकिन उसे पारित होने के लिए गवर्नर की सहमति अनिवार्य थी।
गवर्नर को प्रस्तावों को अस्वीकार करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य बजट को अस्वीकार करते थे, लेकिन गवर्नर आवश्यक समझे तो सदस्यों की अनुमति के बिना भी उसे पास कर सकता था। सदस्यों को बोलने का अधिकार और स्वतंत्रता थी। व्यवस्थापिका में प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषदों की संज्ञा दी गई। केंद्र सरकार अनुत्तरदायी शासन की व्यवस्था यथावत। कार्यपालिका गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका अधिकारी था। सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय और प्रांतीय भागों में। सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक केंद्रीय दूसरा प्रांतीय। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्य और 3 भारतीय नियुक्त किए गए और उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग सौंप दिया गया। प्रांतों के आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। गवर्नर जनरल को मांगों यानी ग्रांट्स पर कटौती का अधिकार था। साथ ही वो केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वारा अस्वीकार किए गए प्रस्तावों को पारित करके अध्यादेश जारी कर सकता था। अब इसकी व्यवस्थापिका कैसी है? केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय संस्था बना दिया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय संस्था बना दिया गया। पहला केंद्रीय विधानसभा में और दूसरा राज्य परिषद में। केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन थी और राज्य परिषद उच्च सदन था। केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या 145 थी, जिसमें कि 104 निर्वाचित होते थे और 41 मनोनीत किए जाने की व्यवस्था थी। 104 निर्वाचित सदस्यों में से 52 सामान्य, 30 मुसलमान, 2 सिख और 20 विशेष सदस्य थे, जबकि उच्च सदन या राज्य परिषद की सदस्य संख्या 60 थी, जिसमें कि 26 मनोनीत और 34 निर्वाचित थे। 34 निर्वाचित सदस्यों में 20 सामान्य, 10 मुसलमान और 3 यूरोपीय और 1 सिख था। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 साल का था और केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे, जबकि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 साल का था, लेकिन इसे गवर्नर जनरल की इच्छा पर बढ़ाया भी जा सकता था। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगे प्रस्तुत कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे और बजट को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन अभी भी बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना भी पारित किया जा सकता था। कुछ भारतीय सदस्यों को सरकार की स्थायी समितियों जैसे कि वित्त समिति और सार्वजनिक लेखा समिति में नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 का मूल्यांकन करते हैं हम। इसका महत्व क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 का भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उसने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्था की। इस व्यवस्था से देश के मतदाताओं में मत देने की व्यवहारिक समझ विकसित हुई। इसने भारत में प्रांतीय स्वशासन और आंशिक रूप से ही सही उत्तरदायी शासन प्रणाली की भी व्यवस्था की। अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की। अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की। केंद्र में कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहले से तिगुना प्रतिनिधित्व दिया गया। भारत मंत्री के वेतन और भत्तों को भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। अब इसके बाद हम कुछ प्रमुख विचारों को देखने वाले हैं। हर किसी के विचार इसमें क्या क्या थे। लॉर्ड कर्जन का विचार था, जब मंत्रिमंडल ने उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया तो संभवतः वे 500 वर्ष पुराने समय के बारे में चिंतन कर रहे थे। ये प्रमुख विचार लॉर्ड कर्जन का था। वहीं सुभाष चंद्र बोस का विचार था, 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। महात्मा गांधी ने कहा, मोंटफोर्ट सुधार भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण और उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे। ये प्रमुख विचार महात्मा गांधी के थे। वहीं केवी रेड्डी का, जो कि मद्रास के मंत्री द्वैत शासन के दोषों के संबंध में
मैं विकास मंत्री और किंतु मैं विकास मंत्री था लेकिन मेरे अधीन वन विभाग नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री था लेकिन मेरे अधीन सिंचाई विभाग नहीं था। ये प्रमुख विचार केवी रेड्डी का था, जो कि मद्रास के मंत्री थे। द्वैत शासन के दोषों के संबंध में इनके विचार थे। मैं विकास मंत्री था लेकिन मेरे अधीन विभाग नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री था लेकिन मेरे अधीन सिंचाई विभाग नहीं था। अब आगे हम इस अधिनियम के दोषों को भी जानेंगे। महत्व को तो हमने जान लिया क्या क्या महत्व था, अब दोष भी होते हैं। इस अधिनियम की अनेक कमियां या दोष भी थे, जो कि इस प्रकार हैं। मताधिकार बहुत सीमित था। केंद्र में सदस्यों का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक नहीं था। केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए प्रांतों के मध्य सीटों का बंटवारा प्रांतों के महत्व पर आधारित था, जैसे पंजाब का सैनिक महत्व और बंबई का वाणिज्यिक महत्व। प्रांतीय स्तर पर प्रशासन का दो स्वतंत्र भागों में बंटवारा राजनीति के सिद्धांत और व्यवहार के विरुद्ध था। प्रांतीय स्तर पर प्रशासन का दो स्वतंत्र भागों में बंटवारा राजनीति के सिद्धांत और व्यवहार के विरुद्ध था। विषयों का आरक्षित और हस्तांतरित होना भी अव्यावहारिक था। प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाही पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। इसमें कालांतर में दोनों के मध्य टकराव बढ़ गया। इससे बाद में दोनों के मध्य टकराव बढ़ गया। नौकरशाही मंत्रियों की अवहेलना भी करता था और महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा नहीं की जाती थी। यथार्थ में मंत्रियों पर गवर्नर का पूर्ण नियंत्रण था। संयुक्त उत्तरदायित्व को पूर्ण अभाव था। तो ये सारे दोष थे इस अधिनियम के। अधिनियम के संबंध में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी? 1918 में बंबई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हसन इमाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषकारी की घोषणा की गई। भारत सरकार अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषकारी घोषित किया गया इस अधिवेशन में कांग्रेसियों ने प्रभावी स्वशासन की मांग की। 1918 में बंबई में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। गांधी जी का अभ्युदय। प्रारंभिक जीवन और दक्षिण अफ्रीका में सत्य का प्रयोग। अब हम गांधी जी के अभ्युदय के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट भी जानकारियां हैं। प्रारंभिक जीवन और दक्षिण अफ्रीका में सत्य का प्रयोग। मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो कि गांधी जी का पूर्ण नाम था, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता काठियावाड़ के दीवान थे। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास करने के बाद वे गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका चले गए। उन्होंने देखा कि जो एशियाई मजदूरी करने दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो किस प्रकार प्रजातीय उत्पीड़न और भेदभाव के शिकार थे। वहां उन्होंने गोरों द्वारा काले लोगों से रंगभेद की नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था। इसके बाद गांधी जी ने निश्चय किया कि वो वहां पे रुक करके भारतीय मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देंगे और उन्हें संगठित करेंगे। गांधी जी ने 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रुके। 1914 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रुके और वे उसके बाद भारत आए। दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत भारतीय 3 वर्गों में संगठित थे। प्रथम वर्ग में मुख्यतः दक्षिण भारत में आए हुए मजदूर थे, जो कि 1890 के बाद गन्ने के खेतों में काम करने दक्षिण अफ्रीका आए थे। दूसरे वर्ग में भारत से आए मेमन मुसलमान थे, जो कि मजदूरों के साथ दक्षिण अफ्रीका आए थे। और तीसरे वर्ग में भारत से आए वो मजदूर थे जो कि कार्य का अनुबंध समाप्त होने के बाद अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगे थे। ये भारतीय अशिक्षित थे और उन्हें अंग्रेजी का अत्यल्प या बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ये सभी दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव के शिकार थे। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार इन भारतीयों पर अनेक जुल्म ढाती थी। इन्हें मत देने का अधिकार से वंचित रखा गया था। इन्हें कुछ विशेष स्थानों में ही रहने की अनुमति थी, जो कि अत्यंत संकीर्ण और गंदे थे।
और यहाँ की मानवीय दशाएं अत्यंत निम्न थी। गोरी सरकार ने 9 बजे रात्रि के बाद भारतीयों और काले अफ्रीकियों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था और उन्हें सार्वजनिक फुटपाथों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। संघर्ष का उदारवादी चरण। आगे हम संघर्ष का उदारवादी चरण को पढ़ेंगे। 1894 से 1906 की घटना। इस चरण में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार को याचिकाएं और प्रार्थना पत्र सौंपने की नीति अपनाई। उन्होंने ब्रिटेन को भी इस संबंध में अनेक प्रार्थना पत्र भेजे। उन्होंने ब्रिटेन से मांग की कि वो इस समय इस विषय पर हस्तक्षेप करके भारतीयों की दशा सुधारने का प्रयत्न करें, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। तो ब्रिटेन का उत्तरदायित्व तो है कि वो भारतीयों पर हो रहे प्रजातीय भेदभाव और उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करें। गांधी जी ने सभी भारतीयों को संगठित कर नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। गांधी जी ने सभी भारतीयों को संगठित करके नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल 1906 से 1914। दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध गांधी जी के संघर्ष का दूसरा चरण 1906 से शुरू हुआ। इस चरण में गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह 1906 में हुआ। पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध 1906 का सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक विधान बना करके प्रत्येक भारतीय के लिए ये अनिवार्य कर दिया कि वो अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को हर समय अपने पास रखे। तदुपरांत गांधी जी के नेतृत्व में सभी भारतीयों ने इस भेदभाव मूलक कानून का विरोध करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने इसलिए अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। इसके लिए गांधी जी सहित कई भारतीयों को पंजीकरण कानून का विरोध करने के कारण जेल में डाल दिया गया। बाद में सरकारी अधिकारियों ने स्वयं इन सभी निडर भारतीयों का छलपूर्वक रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन भारतीयों ने अपना विरोध अभियान जारी रखा और गांधी जी की अगुवाई में अपने रजिस्ट्रेशन के कागजातों को सामूहिक रूप से जला दिया। यह सत्याग्रह 1906 में हुआ, पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध। प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर जो रोक लग रही थी उसका विरोध किया गया। इस बीच सरकार ने एक और कानून बनाया जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को रोकना था। इस कानून का विरोध करने के लिए अनेक वरिष्ठ भारतीय नटाल से ट्रांसवाल आए। ट्रांसवाल के तमाम भारतीयों ने भी आंदोलनकारियों का साथ दिया। लोगों ने कई स्थानों पर लाइसेंस का उल्लंघन किया। कानून का विरोध करने के लिए भारतीयों ने एक प्रांत से दूसरे प्रांत की यात्रा की। सरकार ने विरोधियों के प्रति दमन का मार्ग अपनाया। 1908 में गांधी जी को कारागार भेज दिया गया। कई अन्य भारतीयों को भी जेल में डाल दिया गया और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। ज्यादातर गरीब इसके शिकार हुए। इस यातना के, इस विरोध के ज्यादातर तो गरीब शिकार हुए। व्यापारियों को आर्थिक हानि पहुंचाने की भी सरकार ने धमकी दी। इसके बाद पोल टैक्स और भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध भी अभियान चलाया गया। तो इस अभियान से पहले जो ये चार्ट दिया गया है जिसमें टॉलस्टॉय फॉर्म के बारे में दिया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन धीरे धीरे संकटग्रस्त होने लगा। आंदोलनकारियों की सक्रियता धीरे धीरे कम होने लगी और सरकार का अड़ियल रुख बरकरार रहा। 1909 में गांधी जी और अंग्रेज अधिकारियों के मध्य वार्ता का कोई भी खास परिणाम नहीं निकला। यद्यपि अभी भी आंदोलन को जारी रखना आवश्यक था, लेकिन आंदोलन से संबद्ध भारतीयों के मध्य आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण गांधी जी ने वर्ष 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। अब ये फॉर्म क्या है? इस फॉर्म में गांधी जी ने अपने एक जर्मन शिल्पकार मित्र कालेन बाह की मदद से सत्याग्रहियों के परिवार की
पुनर्वास समस्या को हल किया और उनके भरण पोषण की व्यवस्था की। भारत से भी यहाँ पे काफ़ी पैसा भेजा गया। तो ये था टाल्स्टाय फॉर्म, जो कि गांधी जी ने, इस फॉर्म में गांधी जी ने अपने जर्मन शिल्पकार जो मित्र थे कालिनबाग, उसकी मदद से सत्याग्रहियों के परिवार की पुनर्वास समस्या को हल किया और उनके भरण पोषण की व्यवस्था की। इसमें भारत से भी काफ़ी पैसा भेजा गया था। तो आगे हम बात करते हैं पोल टैक्स और भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया था। इस बार सत्याग्रह का स्वरूप बड़ा था। इकरारनामे की अवधि समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों पर सरकार ने 3 पौंड का कर लगा दिया। इसके खिलाफ तीव्र सत्याग्रह छिड़ गई। भारतीयों में ज़्यादातर गरीब मजदूर थे, जिनकी मासिक आमदनी जो थी वो 10 शिलिंग से भी कम थी। ऐसे में 3 पौंड का कर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा था। जब इस नियम के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया गया तो इसमें लगभग सभी भारतीयों ने भाग लिया और इसे व्यापक जन आंदोलन का रूप दे दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने आंदोलन को और भड़का दिया। कोर्ट ने उन सभी विवाहों को जो ईसाई पद्धति से नहीं संपन्न हुए थे, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ था, अवैध घोषित कर दिया। इस कानून के अनुसार हिंदू, मुस्लिम और पारसी रीति रिवाजों से संपन्न सभी शादियां अवैध थी और ऐसी शादियों से उत्पन्न सभी संतानें भी अवैध। भारतीयों ने इस फैसले को अपनी महिलाओं का अपमान समझा। गांधी जी सहित अनेक सत्याग्रही कानून की अवहेलना कर नटाल से ट्रांसवाल पहुंच गए। सरकार ने इन लोगों को बंदी बनाकर के कारावास में डाल दिया। शीघ्र ही खदान मजदूर और बागान मजदूर भी सक्रिय रूप से आंदोलन में शामिल हो गए। इन मजदूरों ने सरकारी दमन के विरोध में हड़ताल कर दी। सरकार की कठोर दमनकारी नीतियों से समूचा भारतीय समुदाय तिलमिला उठा। गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे देश का दौरा कर इस अत्याचार के खिलाफ जनमत तैयार किया। लॉर्ड हार्डिंग तक ने इसकी निंदा की और अत्याचारों के आरोप की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। समझौता परक समाधान। क्या हुआ समाधान? गांधी जी लॉर्ड हार्डिंग और गोपाल कृष्ण गोखले और CF एंड्रयूज से कई दौर की लंबी बातचीत के बाद दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने भारतीयों की मुख्य मांगें मान ली। 3 पौंड का कर और पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबद्ध कानून समाप्त कर दिया गया। भारतीयों को उनके रीति रिवाजों से विवाह करने की छूट प्रदान कर दी गई और भारतीय अप्रवासियों की अन्य कठिनाइयों पर दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। तो ये समझौता परक समाधान निकला। आगे कुछ प्रमुख विचार हैं इस चार्ट में। गिलबर्ट मूरे का, ऐसा व्यक्ति जिसे इंद्रिय सुख की चाह नहीं है, उसे धन, ऐश्वर्य, सुख, प्रशंसा और प्रोन्नति की चाह नहीं है, लेकिन जो वो सही मान ले उसे करने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। वो एक खतरनाक और कष्टप्रद शत्रु थे, चूंकि उनके शरीर को नियंत्रित किया जा सकता था, उनकी आत्मा और आत्मबल को नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसे इंद्रिय सुख की चाह नहीं है, उसे धन, ऐश्वर्य, सुख, प्रशंसा और प्रोन्नति की चाह नहीं है, लेकिन जो वो सही मानते हैं उसे करने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। वो एक खतरनाक और कष्टप्रद शत्रु थे, क्योंकि उनके शरीर को नियंत्रित किया जा सकता था, उनकी आत्मा और आत्मबल को नहीं। ये गिलबर्ट मूरे का प्रमुख विचार है। हिल्बर्ट जनरल में गांधी जी पर। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का अनुभव कैसा रहा? दक्षिण अफ्रीका में गरीब भारतीयों के जुझारूपन को देख करके गांधी जी को विश्वास हो गया कि भारतीय जनता आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उदात्त द्वेष के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान को तैयार हो सकती है। यहाँ पे गांधी जी विभिन्न संप्रदाय और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच एकता स्थापित करने में सफल हुए।
उनके नेतृत्व में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, अमीर, गरीब, पुरुष, महिला सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर के आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी ने ये सबक सीखा कि कई बार नेताओं को ऐसे सख्त निर्णय भी करने पड़ सकते हैं जो उनके समर्थकों को भी पसंद न आए। गांधी अफ्रीका में गांधी जी का विरोधी राजनीतिक धाराओं से उन्मुक्त वातावरण में एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का अवसर मिला। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को विरोधी राजनीतिक धाराओं से उन्मुक्त वातावरण में एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का अवसर मिला गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में। इसके फलस्वरूप वे गांधी जी रणनीति और संघर्ष के तरीकों की विशेषताओं और कमियों दोनों से भली भांति परिचित हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि ये ही सबसे बेहतर है। गांधी जी की सत्याग्रह की तकनीक क्या थी? गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान सत्याग्रह तकनीक का प्रयोग किया। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। गांधी जी ने ईसाइयों की जरूरत को देखते हुए सत्याग्रह में कुछ तत्व भारतीय परंपरा के जोड़े और टॉलस्टॉय के दर्शन को भी शामिल किया, जिन्होंने कहा कि बुराई का सामना अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं क्या क्या? इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, एक सत्याग्रही ये विचार कभी भी नहीं कर सकता है, कभी नहीं करता कि गलत क्या है। वो सदैव सच्चा, अहिंसक और निडर रहता है। एक सत्याग्रही असहयोग और बहिष्कार के सिद्धांत पर काम करता है। सत्याग्रह की पद्धति में करों का भुगतान न करना और प्राधिकारी के सम्मान और स्थिति में कमी करना। सत्याग्रही में बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते समय सभी प्रकार की यातनाएं सहने की शक्ति होनी चाहिए। ये यातनाएं सत्य के लिए उसकी आसक्ति का एक हिस्सा है। बुराई के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई करने वाले से अनुराग रखता है, घृणा या दोष नहीं रखता है। एक सच्चा सत्याग्रही बुराई के सामने कभी सिर नहीं झुकाता, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। केवल बहादुर और दृढ़ निश्चय व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। सत्याग्रह कायर और दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। कायर व्यक्ति हिंसा का सहारा लेते हैं, जिसका सत्याग्रह में कोई भी स्थान नहीं है। अन्य शब्दों में कहें तो साध्य में साधनों को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। अतः सभी साध्य के लिए साधनों का पवित्र होना आवश्यक है। तो ये थी विशेषताएं। गांधी जी की भारत वापसी कब हुई? गांधी जी की जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। न केवल शिक्षित भारतीय बल्कि जन सामान्य भी गांधी जी के बारे में भली भांति परिचित हो चुके थे। गांधी जी ने निर्णय लिया कि वे अगले 1 वर्ष तक समूचे देश का भ्रमण करेंगे और जन सामान्य की यथा स्थिति का स्वयं अवलोकन करेंगे, लोगों की स्थिति के बारे में खुद से जानेंगे। उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि फिलहाल वो किसी भी राजनीतिक मुद्दों पर कोई भी सार्वजनिक कदम नहीं उठाएंगे। भारत की तत्कालीन सभी राजनीतिक विचारधाराओं से गांधी जी असहमत थे। नरमपंथी राजनीति से उनकी आस्था पहले से ही खत्म हो चुकी थी और वे होम रूल लीग की इस रणनीति के भी खिलाफ थे। नरमपंथी जो राजनीति थी, उनकी आस्था से तो पहले ही वो खत्म हो चुकी थी। पहले से ही उनकी आस्था नरमपंथी राजनीति से उनकी आस्था पहले ही खत्म हो चुकी थी और वे होम रूल आंदोलन की इस रणनीति के भी खिलाफ थे कि अंग्रेजों पर कोई भी मुसीबत उनके लिए एक अवसर है। वैसे तो होम रूल आंदोलन इस समय काफी लोकप्रिय था, लेकिन इसके सिद्धांत गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। उनका मानना था कि ऐसे समय में जबकि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, होम रूल आंदोलन को जारी रखना अनुचित है।
उन्होंने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है अहिंसक सत्याग्रह। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि जब तक कोई राजनीतिक संगठन सत्याग्रह को के मार्ग को नहीं अपनाएगा, जब तक कोई राजनीतिक संगठन सत्याग्रह के मार्ग को नहीं अपनाएगा, तब तक वे ऐसे किसी भी संगठन से संबद्ध नहीं हो सकते हैं। रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ करने से पहले 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन जो कि बिहार में हुआ, और अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में ही आंदोलन हुआ था, और इन तीनों जो सत्याग्रह थे, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह में हिस्सा लिया। ये तीनों ही आंदोलन स्थानीय आर्थिक मांगों से संबद्ध थे। इनमें अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था और चंपारण और खेड़ा किसान आंदोलन था। अहमदाबाद आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था और चंपारण और खेड़ा किसान आंदोलन थे। तो आइए अब हम सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं, आपके लिए यूज़फुल है, तो इसको लाइक करें और अपने किसी भी एजुकेशन ग्रुप में आप जहाँ पे भी ऐड है इस चीज़ों को शेयर करें। तो चंपारण का मामला काफ़ी पुराना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध कर लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। ये व्यवस्था तिनकाठिया पद्धति के नाम से भी जानी जाती थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों यानी डाई का विकास हो गया, जिसने कि नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया। इसके कारण चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों को देख करके गोरे बागान मालिक किसानों की विवशता का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने की एवज में लगान व अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। इससे विवश होकर के फलतः गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पाखिर और जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दे दिया, लेकिन गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने का फैसला किया। सरकार के इस अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का ये मार्ग चुनना विरोध का सर्वोत्तम तरीका था। गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई। उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने और गांधी जी को चंपारण के गांवों में जाने की छूट देने का निर्देश दे दिया। इस बीच सरकार ने सारे मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। गांधी जी आयोग को ये समझाने का फैसला कर रहे कि तिनकठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने आयोग को ये भी समझाया कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला गया है, उसके लिए किसानों को हर्जाना दिया जाए। बाद में एक और समझौते के बाद गोरे बागान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गए। इसके 1 दशक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। इस तरह गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम युद्ध सफलतापूर्वक जीत लिया। चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध अन्य लोकप्रिय नेताओं में अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद और शुभ शरण वर्मा शामिल थे।
चंपारण सत्याग्रह के बाद हम बात करेंगे अहमदाबाद मील हड़ताल, जो कि प्रथम भूख हड़ताल था, 1918 में हुआ। चंपारण के बाद गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद मील हड़ताल के मुद्दों पर हस्तक्षेप किए। यहाँ मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर के विवाद छिड़ा था। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने और 50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग करने को कहा, जबकि मिल मालिक मजदूरों को केवल 20% बोनस देने के लिए ही राजी थे। गांधी जी ने मजदूरों को सलाह दी कि वे शांतिपूर्ण और अहिंसक ढंग से अपनी हड़ताल जारी रखें। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया। अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने इस संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय योगदान प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। गांधी जी के अनशन पर बैठने के फैसले से मजदूरों के उत्साह में वृद्धि हुई और उनका संघर्ष तेज हो गया। मजबूर होकर के मिल मालिक समझौता करने को तैयार हो गए और सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। जिस मुद्दे को लेकर के हड़ताल शुरू हुई थी, ट्रिब्यूनल के फैसले से वो समाप्त हो गया। ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय देते हुए मिल मालिकों को 35% बोनस मजदूरों को भुगतान करने का फैसला सुनाया। गांधी जी की ये दूसरी प्रमुख विजय थी, अहमदाबाद मिल। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, जो कि प्रथम असहयोग आंदोलन था, 1918 में हुआ। ये भी वर्ष 1918 के भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई। फिर भी सरकार ने किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी थी। राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पाद के 1/4 से भी कम हो तो किसानों का राजस्व पूरी तरीके से माफ कर दिया जाना चाहिए। यह राजस्व संहिता में लिखा था, लेकिन सरकार ने किसानों का राजस्व माफ करने से मना कर दिया। गुजरात सभा, जिसमें कि किसान शामिल थे, उसने 1919 के राजस्व वर्ष के मूल्यांकन को लागू न करने की प्रार्थना के लिए प्रांत के सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारियों के सम्मुख याचिका रखी गई। सरकार कठोर बनी रही और कहा कि यदि करों का भुगतान न किया गया तो किसानों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। फलस्वरूप गांधी जी ने किसानों को राजस्व अदा न करने और सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक और कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गांवों का दौरा प्रारंभ किया। इन्होंने किसानों को लगान न अदा करने की शपथ दिलाई। गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर दे तो लगान देने में सक्षम किसान स्वेच्छा से अपना लगान अदा कर देंगे। दूसरी ओर सरकार ने लगान वसूलने के लिए दमन का सहारा लिया। कई स्थानों पर किसानों की संपत्ति कुर्क कर ली गई और उनके मवेशियों को जब्त कर लिया गया। अंततः सरकार ने किसानों के साथ में एक समझौता किया। उसने एक वर्ष के लिए कर माफ कर दिया और आगामी वर्षों में करों की दर में कमी और किसानों की जब्त संपत्ति को लौटा दिया। खेड़ा आंदोलन ने किसानों के बीच में एक नवीन जागरूकता का संचार किया। किसान जागरूक हुए कि जब तक उनका देश संपूर्ण आज़ादी प्राप्त नहीं करता वे अन्याय और शोषण से मुक्त नहीं होंगे। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में गांधी जी की क्या उपलब्धियां रही। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन ने गांधी जी के संघर्ष के गांधीवादी तरीके सत्याग्रह को आजमाने का अवसर दिया। गांधी जी को देश की जनता के करीब आने और उनकी समस्याएं समझने का अवसर मिला। गांधी जी जनता की ताकत और कमजोरियों से परिचित हुए और उन्हें अपनी रणनीति का मूल्यांकन करने का अवसर मिला। इन आंदोलनों में गांधी जी को समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषतया युवा पीढ़ी का भरपूर समर्थन मिला और भारतीयों के मध्य उनकी विशिष्ट पहचान कायम हो गई। रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह, जलियांवाला बाग जनसंहार।
तो आगे हम इन तीनों को पढ़ने वाले हैं, रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह, जलियांवाला बाग जनसंहार को। सबसे पहले चर्चा करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। 1919 का वर्ष भारत के लिए अत्यंत सोच और असंतोष का वर्ष था। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन को फिर से शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत के रक्षा अधिनियम की शक्ति प्रायः समाप्त थी। इसी संदर्भ में सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिशें की, उन्हें ही रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें कि उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। ये न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो कि विधि के अंतर्गत मान्य नहीं है। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की असाधारण शक्ति दे दी गई। युद्ध काल में तो ये विधेयक उचित माना जा सकता था, लेकिन शांति काल में ये पूर्णतः अनुचित था। भारतीयों ने इस विधेयक को काला कानून कहा और इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, जो कि प्रथम जन आंदोलन था। विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रॉलेट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश किया। इसे भारतीयों ने अपना घोर अपमान समझा। अपने पूर्ववर्ती अभियानों से अदम्य व साहसी हो चुके गांधी जी ने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। लेकिन संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई भी असर नहीं हुआ, तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय किया। एक सत्याग्रह सभा गठित की गई और होम रूल लीग के युवा सदस्यों से संपर्क करके अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय हुआ। प्रचार कार्य आरंभ हो गया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास और प्रार्थना सभाओं के आयोजन का फैसला किया गया। इसके साथ ही कुछ प्रमुख कानूनों की अवज्ञा और गिरफ्तारी देने की भी योजना बनाई गई। आंदोलन के इस मोड़ के लिए कई कारण थे। क्या क्या कारण थे? जन सामान्य को आंदोलन के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। अब वे अपनी समस्याओं की केवल मौखिक अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकते थे। इसके कारण किसान, शिल्पकार और शहरी निर्धन वर्ग सक्रियता से आंदोलन से जुड़ गया। उनकी यह सक्रियता आगे के आंदोलनों में भी बनी रही। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष स्थायी रूप से जनसामान्य से संबद्ध हो गया। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अनशन की प्रासंगिकता तभी है जब सभी भारतीय जागृत होकर के सक्रियता से राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बने। सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया गया, लेकिन तारीख की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन ने हिंसक स्वरूप धारण कर लिया। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद इन स्थानों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी दमन, बलपूर्वक नियुक्तियों और कई कारणों से त्रस्त जनता ने पंजाब में हिंसात्मक प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया और परिस्थिति अत्यंत विस्फोटक हो गई। अमृतसर और लाहौर में तो स्थिति पर नियंत्रण पाना ही मुश्किल हो गया। मजबूर होकर के सरकार को सेना का सहारा लेना पड़ा। गांधी जी ने पंजाब में जाकर के स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें बम्बई भेज दिया गया। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज सरकार का वो बर्बर और घिनौना रूप
सामने आया, जिसने कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक रक्त रंजित धब्बा लगा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अमृतसर हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अमृतसर हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। शुरू में प्रदर्शनकारियों ने किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की। भारतीयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और खाली सड़कों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए धोखे से लेकर के भारतीयों की नाराजगी जाहिर की। 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से हजारों भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया और वे 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने और अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को पंजाब से बलात् बाहर भेज जाने का विरोध कर रहे थे। जल्द ही विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, क्योंकि पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें कि कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए, जिससे कि काफी तनाव फैल गया। दंगे में 5 अंग्रेज भी मारे गए और मार्सेला शेडवुड, एक अंग्रेज मिशनरी महिला जो कि साइकिल पर जा रही थी, उसको पीटा गया। उपद्रव को शांत करने के लिए तुरंत सैनिक टुकड़ी को भेजा गया। क्षेत्र में मार्शल कानून लागू करने और स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंपी गई। डायर ने हालांकि 13 अप्रैल 1919 को एक घोषणा जारी की कि लोग पास के बिना शहर में से बाहर ना जाएं और एक समूह में 3 लोगों से अधिक लोग जुलूस प्रदर्शन या सभाएं ना करें। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल को आसपास के गांव के लोग बैसाखी मनाने के लिए शहर के लोकप्रिय स्थान जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, जो कि जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे। स्थानीय नेताओं ने भी इसी स्थान पर एक विरोध सभा का आयोजन किया। त्योहार के आयोजन के बीच विरोध प्रदर्शन बैठक भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, जिसमें कि 2 प्रस्ताव रॉलेट अधिनियम की समाप्ति और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा पारित की गई। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा और सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया। सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ में घेर लिया। डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के, पहले से बिना बताए या फिर कोई धमकी दिए बिना ही गोली चलाने का आदेश दे दिया। लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गई जब तक कि सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हुई। सभा स्थल के सभी निकास मार्गों के सैनिकों द्वारा घिरे होने के कारण सभा में शामिल निहत्थे लोग चारों ओर से गोलियों से छल्ली होते रहे। इस घटना में लगभग 1000 लोग मारे गए, जिसमें कि युवा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। वहशी क्रूरता ने देश को मौन कर दिया। पूरे देश में बर्बर हत्याकांड की भर्त्सना की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। शंकर राम नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहों ने अहिंसा का मार्ग त्याग करके हिंसा का मार्ग अपनाया, जिससे कि 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह समाप्त घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें सत्याग्रह में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं था। एपीजे टेलर इतिहासकार के अनुसार जलियांवाला बाग जनसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। जलियांवाला बाग जनसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ हुआ जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हो गए। 1919 की घटना ने पंजाब की प्रतिरोध या विरोध प्रदर्शन की राजनीति को आकार प्रदान किया।
भगत सिंह की भारत नौजवान सभा ने इस जनसंहार को ऐसे कृत्य के रूप में देखा जो कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद उत्पन्न संताप से उबरने में मदद करेगा। उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा, ने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिसने कि पंजाब में 1919 के विरोध प्रदर्शन के विभत्स रूप से कुचलने का संचालन किया, उसकी हत्या कर दी उधम सिंह ने, जिसके लिए उन्हें 1940 में फांसी की सजा दे दी गई। वर्ष 1974 में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया। 1940 में ही उनको फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन भारत 1974 में लाया गया उधम सिंह को। आगे हम हंटर आयोग के बारे में बात करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों और साथ ही साथ कई अंग्रेजों को भी स्तब्ध कर दिया था। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने भी इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। इसलिए 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसे लोकप्रिय और व्यापक तौर पर हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम विलियम हंटर था, जो कि स्कॉटलैंड के भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल और स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर थे। इस आयोग का उद्देश्य था बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब में हुए उपद्रवों के कारणों की जांच करना और उनसे निपटने के उपाय को सुझाना था। हंटर आयोग में सदस्यों के तौर पर 3 भारतीय भी थे। कौन कौन थे? सर चिम्मनलाल हरिलाल सीतलवाड़ा, बॉम्बे विश्वविद्यालय के उपकुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पंडित जगत नारायण, संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के सदस्य और अधिवक्ता, और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता शामिल थे। 29 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में बैठक के बाद आयोग ने दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और लाहौर में बुलाए गए गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद नवंबर 1919 में आयोग लाहौर पहुंचा और अमृतसर की घटना के मुख्य गवाह के बयानों की जांच की। डायर के आयोग के सम्मुख उपस्थित होने को कहा। डायर को आयोग के सामने उपस्थित होने को कहा। उसे विश्वास था कि उसने जो भी कुछ किया है केवल उसका काम था। डायर ने बयान दिया कि उसकी इच्छा पूरे पंजाब से आतंक को खत्म करने की थी और ऐसा करने में विद्रोहियों के मनोबल में कमी आई। डायर ने यह कहने में अपनी शान समझी कि ऐसा हो सकता था कि वो बिना गोली चलाए भी भीड़ को तितर बितर कर सकता था, लेकिन वो फिर से आते और हमारा मजाक उड़ाते, और ऐसा करके वो स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था। उसने ये भी कहा कि उसने गोली बरसाने के बाद घायलों को उपचार के लिए ले जाने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि वह नहीं मानता था कि वो इसका काम था। यद्यपि डायर के बयान ने आयोग के सदस्यों के बीच में नस्लवादी तनाव उत्पन्न कर दिया, तथापि मार्च 1920 को आयोग की अंतिम रिपोर्ट आई इसके बाद, जिसने कि निष्पक्ष रूप से डायर के कृत्य की निंदा की। रिपोर्ट ने कहा कि बाग में भीड़ को हटाने की कार्रवाई न करना एक भूल थी, लेकिन लंबी अवधि तक गोली चलाना भी एक भारी भूल थी। डायर के पर्याप्त नैतिक प्रभाव को प्रस्तुत करने के प्रयास की निंदा की गई। डायर ने अपने प्राधिकार से बाहर जाकर के कार्य किया, कहा गया। जलियांवाला बाग में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र नहीं चल रहा था। डायर के पर्याप्त नैतिक प्रभाव को प्रस्तुत करने के प्रयास की निंदा की गई। डायर ने अपने प्राधिकार से बाहर जाकर के कार्य किया। जलियांवाला बाग में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के षड्यंत्र नहीं चल रहा था। आयोग के भारतीय सदस्यों ने रिपोर्ट में बताया कि जनसभाएं करने को प्रतिबंधित करने संबंधी घोषणा को पर्याप्त रूप से प्रकाशित नहीं किया गया। भीड़ में निर्दोष लोग थे
और बाग में पहले कोई भी हिंसा नहीं हुई थी। डायर को या तो अपने सैनिकों को घायलों की मदद करने के लिए आदेश देना चाहिए था, या तो सिविल प्राधिकारियों को ऐसा करने को कहना चाहिए था। डायर का कृत्य अमानवीय और ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध था। डायर का कृत्य अमानवीय और ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध था और इसने भारत में ब्रिटिश शासन की छवि को बेहद ही धूमिल किया था। हंटर आयोग ने किसी प्रकार के दंड या अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा नहीं की, क्योंकि डायर के कृत्य को कई बड़े अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था। बाद में ये मामला सेना परिषद को दे दिया गया। इससे पहले कि हंटर आयोग अपनी कार्यवाही शुरू कर पाता, सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित कर दिया, जैसा कि इंडेमनिटी एक्ट को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया, और मोतीलाल नेहरू और अन्य इसकी कड़ी निंदा की। इंग्लैंड में तत्कालीन युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल को इस रिपोर्ट की समीक्षा करने का काम सौंप दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चिल ने अमृतसर में घटी इस घटना की निंदा की। उन्होंने इसे शैतानी कार्य कहा। कैबिनेट ने चर्चिल के साथ सहमति जताई कि डायर एक खतरनाक व्यक्ति था और उसे पद पर रहने नहीं दिया जाना चाहिए। डायर को अपदस्थ करने के कैबिनेट के निर्णय को सेना परिषद को भेज दिया गया। अंततः डायर को अपनी ड्यूटी गलत तरीके से निभाने का दोषी पाया गया और 1920 में डायर को पद से हटा दिया गया। उसे इंग्लैंड बुला लिया गया। उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। उसे आधी तनख्वाह भी मिलती रही और सेना की पेंशन भी दी जाती थी। डायर की पूरी तरह निंदा नहीं की गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर का पक्ष लिया और उसके समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया, और मॉर्निंग पोस्ट समाचार ने बताया कि डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि जुटाई गई, और इस फंड में सबसे बड़ा योगदान रुडयार्ड किपलिंग ने किया। कांग्रेस का दृष्टिकोण कैसा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी एक गैर सरकारी समिति गठित की, जिसमें कि मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयबजी, MR जयकर और गांधी को शामिल किया गया। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर के अपना मत रखा। इसने डायर के अमानवीय कृत्य की निंदा और कहा कि पंजाब में सैनिक शासन, मार्शल लॉ जो था, उसको लाना किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं था। मार्शल लॉ को लाना किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं था। तो अब इस अध्याय 15 में जो भी कुछ हमने पढ़ा, जो भी कुछ हमने मिल करके पढ़ा है, उसका एक सारांश स्पेक्ट्रम में नीचे दिया रहता है, जो कि आपके रिवीजन के लिए भी हो जाता है इम्पोर्टेंट, और एक संक्षिप्त में रहता है, ताकि चीज़ें जो हैं फटाफट से पढ़ लिया जाए। तो आइए सारांश को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? राष्ट्रवाद के पुनः जीवन के क्या कारण थे, क्या क्या कारण थे? युद्धोपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयाँ, ये आपको आंसर राइटिंग लिखने के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। सारांश, विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोह भंग होना और रूसी क्रांति का प्रभाव, ये सारे राष्ट्रवाद के फिर से जीवंत होने के कारण थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था? प्रांतों में द्वैत शासन था। प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए 2 सूचियां, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित सूची के अधीन सभी विषयों का संचालन कार्यकारिणी परिषद की सहायता से गवर्नर द्वारा, और हस्तांतरित सूची के अधीन सभी विषयों का संचालन व्यवस्थापिका सभा के मंत्रियों द्वारा होता था। गवर्नर जनरल और भारत सचिव को सभी मामलों में हस्तक्षेप करने के असीमित अधिकार। मताधिकार में वृद्धि हुई, शक्तियों में भी वृद्धि हुई। गवर्नर जनरल और 8 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की सहायता से कार्यों का संचालन, जिसमें कि 3 भारतीय सदस्य भी थे। प्रशासनिक हेतु 2 सूचियां, केंद्रीय और प्रांतीय सूची थी। द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, निम्न सदन और राज्य परिषद और उच्च सदन। दोष क्या क्या इसके थे?
द्वैत शासन व्यवस्था अत्यंत जटिल और अतार्किक थी। केंद्रीय कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं था। सीमित मताधिकार होते थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गतिविधियां कैसी थी? 1893 से 1940 तक नाटाल भारतीय कांग्रेस का गठन और इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया गांधी जी ने। प्रकाशन हुआ। पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह चला। भारतीयों के प्रवचन पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई। पोल टैक्स और भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान चलाए गए। गांधी जी को आंदोलन के लिए जनता की शक्ति का अनुभव हुआ। उन्हें एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का अवसर मिला। भारत में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियां कैसी थी, क्या क्या थी? पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में, जो कि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 में किया, जो कि पहली भूख हड़ताल थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया, जो कि प्रथम असहयोग आंदोलन था। और रॉलेट एक्ट 1918 में किया गांधी जी ने, जो कि प्रथम जन आंदोलन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। हंटर आयोग, कांग्रेस का दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ा, जो कि 15 अध्याय था। इसके बाद हम 7वीं इकाई के अध्याय 16 में आते हैं, जिसमें कि हम खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे।